तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी जी एजुकेशन में। मेरा नाम है राघव तिवारी और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर के हैं, जिनके पास भी ये पेपर लगा है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो इसका जो भी आपके जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है, जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारा आपको हमारे इस चैनल पे कवर हो जाएगा। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट जरूर करें आपको हमारा वीडियो कैसी लगेगी, आप कमेंट कर देना, ठीक है। और सबसे पहले हम छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं सिलेबस का कि सिलेबस में हमें क्या करना है, फिर हम कैसे कैसे अप्रोच करेंगे, क्या पढ़ना होगा हमें इस पेपर में। फिर हम आज अपना यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 का हमारा पार्ट 1 आ जाएगा आज की वीडियो में। इसके बाद जो हमारा लेक्चर दूसरा होगा उसमें पार्ट 2 भी आ जाएगा। तो देखिए सिलेबस में सबसे पहले यूनिट जो है आपकी 6 यूनिट्स हैं टोटल पेपर में। आपके जो फर्स्ट यूनिट है वो है द नेचर, स्कोप एंड मेथड्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस, यानी कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, तुलनात्मक राजनीति है। हमारा जो वीडियो का मोड होगा हिंदी होगा, मैं आपको इंश्योर कर देता हूँ, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स दिक्कत नहीं लेंगे कोई भी, ठीक है। जो तुलनात्मक राजनीति है उसमें उसकी प्रकृति क्या है, स्कोप क्या है उसका, और मेथड्स क्या है उसकी स्टडी के, वो सब हम यूनिट फर्स्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो हमारी यूनिट सेकंड होगी उसमें हम कंपेयरिंग रिजीम्स। रिजीम्स क्या होते हैं? रिजीम्स होते हैं पॉलिटिकल रूल का एक आइडिया, ठीक है, एक दृष्टिकोण की जिस तरीके से हम राजनीतिक शासन को नियंत्रित करते हैं या कंट्रोल करते हैं। हम शासन का जो विधि है उसको हम बोल सकते हैं रिजीम। इसमें हमारे पास 2 विधि आती है, एक अथॉरिटेरिज्म और एक आता है डेमोक्रेटिक, ठीक है। डेमोक्रेटिक जो होता है उसको हम लोकतांत्रिक बोलते हैं, लोकतांत्रिकरण बोलते हैं, और जो अथॉरिटेरिज्म है वो उसको हम बोलते हैं सत्तावादी, या फिर इसे कई लोग आधुनिक तंत्र भी बोलते हैं। जो यूनिट थर्ड में आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि जो राजनीतिक प्रणाली है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को पढ़ेंगे। पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय व्यवस्था और प्रेसिडेंशियल राष्ट्रपति व्यवस्था को हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं यूके में क्या है, यूके में संसदीय व्यवस्था है और यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंशियल व्यवस्था है। तो हम दोनों ही सिस्टम्स को कंपेयर करके आराम से समझेंगे। फिर हम सेकंड पार्ट में इसके पढ़ेंगे फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम, यानी कि संघवाद और एकात्मक जो सिस्टम है उसको हम पढ़ेंगे। संघवाद में फेडरल सिस्टम है और चाइना में यूनिटरी, तो हम इसको भी अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ये आपका सिलेबस का ओवरथ्रू, इसको आप ज़्यादा कोई वैसे लाइटली ले सकते हैं, बाकी आपका पूरा सिलेबस तो कवर मैं करा ही दूंगा, ठीक है। जो आपका यूनिट 5 होगा उसमें पढ़ेंगे पार्टी सिस्टम के बारे में, कि जो दल बनते हैं वो कितने प्रकार की प्रणालियाँ दल बनने की होती हैं, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, तीनों ही चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर यूनिट जो आपके लास्ट है 6th यूनिट, उसमें हम पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी डिबेट ऑन द नेचर ऑफ स्टेट, जिसमें पढ़ेंगे द सिक्योरिटी स्टेट एंड द चेंजिंग नेचर ऑफ नेशन स्टेट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है कि जो सुरक्षात्मक स्टेट है, राज्य है, उसकी अवधारणा कैसे बदल रही है। नेशन स्टेट के, राष्ट्र राज्य की अवधारणा के बारे में हम, जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण, उसके प्रतिबिंब में हम पढ़ेंगे इसको। फिर आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि हम पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है। इन दिस पेपर वी विल स्टडी अबाउट, यानी कि इस पेपर में पढ़ेंगे सबसे पहले गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि शासन के बारे में, सरकार के बारे में। तो आप जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों के बारे में हम लोग इस पेपर में पढ़ने वाले, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा भाई, जो गवर्नमेंट है उसके 3 अंग है। एक लेवल पे क्या होता है जहाँ पे कानून बनते हैं, ठीक है। फिर दूसरे लेवल पे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे कानून जो होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, उनका अनुपालन होता है। फिर तीसरे स्तर पर क्या होता है, न्याय, जुडिशरी। तीनों ही लेवल्स को हम अच्छे से समझेंगे। बाकी आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है वो 3 स्तर की होती है, ठीक है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, तुलनात्मक राजनीति है, वो है क्या और ये ग्रो कैसे, विकास इसका कैसे, हाउ इट डेवलप्स, ठीक है। फिर हाउ वी कंपेयर इट, फिर हम कंपैरिजन करते कैसे हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। 2 हमारे पास के एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है थ्योरेटिकल वे, यानी कि हम सैद्धांतिक रूप में उसको समझेंगे। दूसरा प्रैक्टिकल वे में हम आसपास जो अपने देखते हैं उसको एज्यूम करेंगे, भाई कहाँ पे क्या चल रहा है। प्रैक्टिकल वे में देखेंगे कि कंपैरिजन कैसे हो रहा है, कहाँ पे लोकतंत्र है, कहाँ पर संसदीय व्यवस्था है, कहाँ क्या हो रहा है, सब हम उसको अच्छे से कवर करेंगे। फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो होती है वो 3 बातों से जुड़ी होती है, यानी कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या, पॉलिटिकल एक्टिविटी। अब एक्टिविटी हम लोग क्या देखते हैं भाई, पॉलिटिकल जो राजनीतिक क्रिया है उसमें हो क्या रहा है। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, विवाद हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, मेजर पॉइंट क्या है उन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का, कौन सी क्रिया है जिसकी वजह से हमारे विवाद, जो राजनीतिक विवाद हैं, वो उत्पन्न हो रहे हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे गवर्नमेंट हमारी बनती कैसे है, सत्ता बनती है उसके प्रकार क्या क्या हैं, किस तरीके से जनता चुनी जाती है, क्योंकि हर देश में अलग होता है। कहीं लोकतंत्र है, कहीं राष्ट्रपति शासन है, कहीं मिलिट्री रूल है, कहीं कुछ है। तो हर तरह की जो चुनने की व्यवस्था है सरकार, वो अलग अलग तरीके की है। फिर सरकार चुनने में जनता का योगदान क्या होता है,
जनता का योगदान होता भी है कि नहीं होता, और होता है तो कितना % होता है, पावर किसके पास होती है, जनता की शक्ति क्या है, जनता के पास कौन सी पावर है, और अगर पावर जो है वो कहाँ निहित है, जनता के पास या फिर स्टेट में। क्योंकि आप दो प्रकार के पावर देखेंगे, एक पावर होती है जनता के पास होती है लोकतंत्र में, और दूसरी एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम होता है, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें जो पावर होती है वो पूरी की पूरी स्टेट में निहित होती है। चाहे आप डिक्टेटरशिप की बात करें या फिर आप सोशलिज्म की बात करें, इसमें जो पावर होती है वो किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे दूसरा जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी कि पॉलिटिकल जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो किस प्रकार से, उसका प्रोसेस क्या है, डिसीजन मेकिंग जो हो रही है प्रोसेस वो किस प्रकार से भाग ले रहा है, डिसीजन मेकिंग कौन कौन लोग हिस्सा ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग हो कैसे रही है, और जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उन डिसीजंस को, उन निर्णयों को अमल में कैसे ला रहे हैं, एनजीओस का क्या रोल है, सोसाइटीज़ का क्या रोल है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इनके दृष्टिकोण क्या है, इनके स्थापना का उद्देश्य क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल प्रोसेस में। फिर पॉलिटिकल पावर, हम ये क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स होती है वो 3 बातों से जुड़ी होती है, पॉलिटिकल एक्टिविटी से, पॉलिटिकल प्रोसेस से और पॉलिटिकल पावर से। पॉलिटिकल पावर यानी कि पावर किसके हाथ में है, पब्लिक के हाथ में है कि स्टेट के हाथ में, पहले हम डिस्कस कर लिया। फिर पावर जो है वो, कुछ लोग कहते हैं कि पावर जो है वो इंटरेस्ट से जुड़ी है, नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रहित से पावर जुड़ी है, शक्ति जो है वो राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कई सारे यथार्थवादी मानते हैं इसको। फिर रोल ऑफ पावर इन द मेकिंग ऑफ डिसीजन प्रोसेस, यानी कि जो राजनीति में निर्णय लिए जा रहे हैं, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया जो है उसमें पावर का क्या योगदान है, इंटरपर्सनल रिलेशंस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पॉलिटिकल रेजिम को जान लेते हैं कि आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी स्टार्टिंग की। ठीक है, पॉलिटिकल रेजिम क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रेजिम का जो मतलब है वह फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का प्रकार, सरकार का प्रकार, या फिर हम कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स, आइडियाज, आइडियोलॉजी, शासन की प्रणाली जो है वो किस प्रकार से बन रही है, राजनीति जो शासन है उसका स्वरूप कैसा है। ठीक है, लोकतांत्रिक है, तानाशाही है, अधिनायक तंत्र है, सत्तावादी है, मार्क्सिस्ट है, समाजवादी है, क्या स्वरूप है उसका, ये चीज़ें हम पॉलिटिकल रेजिम में पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपकी अपनी वीडियो जो यूनिट 2 है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और पूरा यूनिट 2 आपको कवर करते हैं। ठीक है, यूनिट 2 कंपेयरिंग रेजिम्स, ऑथोरिटेरियन और डेमोक्रेटिक, यानी कि सत्तावादी और लोकतंत्र की जो तुलनात्मक राजनीति है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से, डेमोक्रेटिक रेजिम से। ठीक है, ये जो आपको दे रखा है गौरवपूर्ण क्रांति, बिल ऑफ राइट, ये क्या है, ये इसका डेवलपमेंट है, यानी कि जो लोकतंत्र है वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र किस प्रकार से उदय हो रहा था, उसका विकास किस प्रकार हुआ, किस प्रकार एक लोकतंत्र जो है राजनीतिक विचारधारा के रूप में विश्व में स्थापित हो पाई, इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई गौरवपूर्ण क्रांति से। अब गौरवपूर्ण क्रांति क्या है, ये कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी इंग्लैंड में, यानी कि ब्रिटेन में 1688 ईस्वी में ये इंग्लैंड में हुई थी, जिसको धार्मिक राजनीतिक क्रांति भी कहते हैं। इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसी क्रांति थी जो बिना रक्त बहाए हुई थी। यानी कि आपने आज तक जितने भी क्रांति देखी होंगी, चाहे फ्रांसीसी क्रांति हो या फिर हमारे भारत में जो विद्रोह 1857 का था वो हो, हर जगह हमें खून बहाने को देखने को मिला, किसी न किसी लोग को मारा गया, कई लोग मारे गए उसमें। लेकिन ये जो क्रांति थी ये शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण हुआ था इसमें, यानी कि इसमें बिना रक्त बहाए जो सत्ता थी वो राजा थे, संसद को दे दी गई थी। ठीक है, संसद की सर्वोच्चता की स्थापना, पार्लियामेंट्री रूल की स्थापना यहीं से होती है। जो हम आजकल देखते हैं ना, संसद का शासन, संसद के शासन यानी कि जो संसद में कानून बनते हैं हमारे, उन्हीं को पालन किया जाता है, चाहे लोकसभा से बन के आए, राज्यसभा से बने, राष्ट्रपति का शासन, राष्ट्रपति का साइन हो उस पर, ऐसे तो कानून बनते हैं हमारे। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद से। इसके बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का उदय हुआ। जो न्यायपालिका है, पहले क्या होता था, पहले न्यायपालिका पर किसका नियंत्रण था, राजा का नियंत्रण होता था पहले। लेकिन इस क्रांति के बाद क्या हुआ, एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था, ताकि जो लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। क्यों, क्योंकि पहले जो राजा होते थे अपनी मर्जी से जुडिशरी को चलाते थे, जिसको दंड देना होता था उसको दंड देते थे, और जो निर्दोष होता था उसको कई बार दंड मिल जाता था। तो ये जो व्यवस्था थी ये दोषपूर्ण थी। इस दोष को खत्म करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी की स्थापना की गई। इसके बाद हम देखते हैं बिल ऑफ राइट्स, जो 1689 में ब्रिटेन में ही लाया गया ये संसद में। ठीक है, संसद की अनुमति बिना, इसमें क्या था कि भाई संसद की अनुमति बिना राजा कोई कर नहीं लगाएगा। जो पहले जनता पर बेबाक
टैक्स लगा दिए जाते थे, इस चीज़ का कर, उस चीज़ का कर, धार्मिक कर, टूर का टैक्स लगता था, पता नहीं किस किस चीज़ के टैक्स लगते थे। तो अब क्या हुआ, अब देखिए ब्रिटेन में क्या हुआ था, गौरवपूर्ण क्रांति के बाद सत्ता का हस्तांतरण तो होगा पार्लियामेंट के पास, लेकिन जो जैसे हमारे पास राष्ट्रपति होता है उस टाइम पे वहाँ पे कौन है, वहाँ पे राजा रानी। तो अब क्या हुआ, अब राजा की जो मोनोपोली है वो ज़्यादा स्थापित ना हो, राजा के जो एकाधिकार है वो ज़्यादा स्थापित ना हो, इसके लिए क्या किया गया कि संसद की अनुमति बिना राजा जो है वो कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता, इसका प्रावधान बिल ऑफ राइट्स में किया गया। फिर इसमें और क्या था, जनता के प्रतिनिधियों को संसद में भाषण की स्वतंत्रता। पहले क्या था, जनता के जो प्रतिनिधि चुन के जाते थे उनको बोलने की आज़ादी नहीं थी, वो लोग कुछ बोल ही नहीं पाते थे, और बोलते भी थे तो स्क्रिप्ट लिखे जाते थे उनके लिए कि राजा क्या सुनना चाहता है उनसे, यानी कि राजा की बुराई नहीं करनी उनको, पार्लियामेंट में उनको आलोचना नहीं करनी है। लेकिन अब क्या हुआ, बिल ऑफ राइट्स के बाद भाई प्रतिनिधियों के भी अधिकार बताए गए कि प्रतिनिधियों को बोलने का अधिकार है, उनको भी अपनी बात रखने का अधिकार है, उनको रोका नहीं जा सकता। फिर इसमें कुछ सिविल राइट्स भी दिए गए, नागरिक अधिकार भी दिए गए। जैसे कि आपको पता है कि 17वीं सेंचुरी के बाद जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड लेवल पर नागरिक अधिकार जो थे आंदोलन, उनके बीज बोए गए थे। इस टाइम पर लोगों में नागरिक अधिकारों की भावना जगी थी कि भाई हम भी नागरिक हैं तो हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हमें घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, हमें भाषण देने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता है, हमें हम कुछ भी बोल सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं गवर्नमेंट की। लेकिन ये अधिकार उस टाइम पर लोगों को नहीं दिए गए थे। तो इसको जो बीज पड़ा वो कहाँ से पड़ा, यहीं से। अब इन्हीं नागरिक अधिकारों को मानते हुए जो जॉन लोग थे उन्होंने क्या किया, 3 प्रकार के नागरिक अधिकारों की बात की। उन्होंने बताया कि भाई सिविल राइट जो है 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप बताया उन्होंने बताया, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए। जीवन का अधिकार होना चाहिए, राइट टू लाइफ। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए, और इन तीनों अधिकारों को कोई उनसे छीन नहीं सकता, जॉन लॉक ने ये बताया। हालांकि इसमें से राइट टू प्रॉपर्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ऐड किया गया था, बट उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया। तो ये तीनों राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम पढ़ रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसकी नींव कैसे पड़ी, उसका विकास कैसे हुआ। फिर हम देखते हैं कि रूसो जो थे उन्होंने जनरल की जो उनकी थ्योरी थी उसमें बोला कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होना चाहिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दोनों में बहुत अंतर है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, एक तरफ होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी डीडी, और एक तरफ होती है आईडी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए दोनों में बहुत अंतर है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, ये ऐसी जगहों पे लागू हो सकती है जहाँ पर जनसंख्या कम हो। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो भी राजा को डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन कैसे होंगे, एक जगह लोग इकट्ठे होंगे, लोग बैठ के आम सहमति से लोगों की जो भी कानून है वो पारित होंगे। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता की उसमें भूमिका तो होती है, जनता क्या करती है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन देती है, अब वो प्रतिनिधि कानून बनाते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या हुआ, जनता ने प्रतिनिधियों को चुना और उन प्रतिनिधियों ने कानून बनाया। जबकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, इसमें लोग खुद कानून बनाते हैं, जनता की सहमति से, आम सहमति से कानून बनते हैं। लेकिन ये ऐसी जगहों पर लागू होते हैं जहाँ पर जनसंख्या कम हो, क्योंकि कितने लोगों को आप एक जगह बिठा पाएंगे, ठीक है। तो रूसो जो थे उन्होंने क्या बताया कि भाई प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होना चाहिए, इसी से लोगों का विकास हो सकता है। फिर हमने देखा 1776 में जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकन स्टेट जो थे वो इंडिपेंडेंट हो गए, किससे, ब्रिटेन से। अब आप देख सकते हैं कि इस टाइम तक पहुंचते पहुंचते पूरे वर्ल्ड में ही इंडिपेंडेंस की होड़ लग चुकी थी, लोगों में आज़ादी की, अपने अधिकारों की भावना जो थे वो विकसित हो चुकी थी। आप देखेंगे इस टाइम तक अमेरिका में जो कई लोग थे जो ब्लैक मूवमेंट चला रहे थे, रंग भेद के विरोध आंदोलन चल रहा था, स्लेवरी के विरोध में आंदोलन चल रहा था। तो लोग जो थे वो जागरूक हो गए, तो इसी जागरूकता से लोकतंत्र का विकास हुआ। जब लोग जागरूक हुए तो जागरूक का संबंध किससे है, डायरेक्ट रूप से इसका संबंध है लोकतंत्र से, क्योंकि लोकतंत्र की बेसिक डिमांड ही ये है कि भाई लोग जागरूक होने चाहिए। जहां लोग जागरूक नहीं है वहां लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि लोग जागरूक होंगे तभी तो उनके पास अधिकार होंगे। उनको अपने अधिकारों का जब पता ही नहीं है तो उनको अधिकार मिलेंगे कैसे। तो इसके लिए लोगों का जागरूक होना ही बहुत आवश्यक है ना, ठीक है। अगला हम देखें फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई। अब इस क्रांति ने क्या किया, इस क्रांति ने वर्ल्ड को 3 शब्द दिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वेलिटी और भाईचारा, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। इन 3 शब्दों ने क्या किया, इन 3 शब्दों ने ही
फ्रांसीसी क्रांति के बाद वर्ल्ड लेवल पर जो गवर्नमेंट बनने वाली थी उसको तय कर दिया कि गवर्नमेंट अब कैसे बनेगी। कोई भी देश होगा वहाँ पे गवर्नमेंट जो बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, वो गवर्नमेंट क्या लोगों को, वहाँ की जनता को, क्या वो गवर्नमेंट स्वतंत्रता दे पाएगी, क्या वो समानता दे पाएगी, क्या वो बंधुत्व को बढ़ावा दे पाएगी। अब जो ग्लोबल लेवल पर डिबेट थी वो इन मुद्दों पर होने लग गई, लोगों में जागरूकता आ गई, लोग कहने लगे कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हम राजा के मोनोपोली को नहीं झेल सकते, हम मोनोक्रेसी को नहीं झेल सकते, मोनार्की को नहीं झेल सकते हम, क्योंकि राजा क्या हो रहा है, राजा धीरे धीरे निरंकुश होता जा रहा है, राजा पे कोई प्रतिबंध ही नहीं लग पा रहे हैं, राजा जो मर्जी वो कर रहा है, जिसको मर्जी उसको फांसी पर लटका रहा है, जिसको मर्जी उसको सजा दे रहा है। तो राजा की निरंकुशता को कम करने के लिए क्या हुआ, लोगों में नागरिक अधिकार आंदोलन चलने लग गए। अब इस नागरिक अधिकार आंदोलन ने, इस सिविल राइट मूवमेंट ने, इसी मूवमेंट ने क्या किया, वर्ल्ड लेवल पर डेमोक्रेसी को स्थापित किया। डेमोक्रेसी जो स्थापित हो पाई पूरे वर्ल्ड में, ज़्यादातर वर्ल्ड के देशों में, उसका सीधा सा डायरेक्ट संबंध किससे था, CRM से, सिविल राइट मूवमेंट से, नागरिक अधिकार आंदोलन से। अब चलिए हम इसके अर्थ और परिभाषा को समझ लेते हैं कि भाई डेमोक्रेसी है क्या। तो देखिए, जो डेमोक्रेसी है ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, डेमोस और क्रेसिया। अब डेमोस का अर्थ क्या है, पीपल, जनता, और क्रेसिया का मतलब क्या है, रूल, मतलब रूल ऑफ पीपल, जनता का शासन ही क्या है, जनता का शासन ही है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लोकतंत्र में हो क्या रहा है, लोकतंत्र में जनता ही अपने नेता को चुन रही है और जनता ही शासन कर रही है, क्योंकि जो राजा बन रहा है या फिर जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन रहा है वो भगवान के ऊपर से तो आ नहीं रहा भाई, वो हम ही लोगों में से एक आदमी या दो आदमी, तीन आदमी, वही नेता चुन के जा रहे हैं और हमारे ऊपर, हम लोगों पर ही शासन हो रहा है, हम लोगों के द्वारा ही। तो अरस्तु ने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है, माफ़ कीजिएगा, अब्राहम लिंकन ने, जो अमेरिका के 14वें राष्ट्रपति, 14वें के 16वें राष्ट्रपति थे, आप करेक्ट कर लेना, इन्होंने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है। क्या, कि जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन क्या है, लोकतंत्र है। यानी कि जनता ही शासन कर रही है और शासन हो भी किसके लिए रहा है, जनता के लिए ही, और जनता द्वारा ही किया जा रहा है। अब ये कैसे प्रोसेस हो रहा है समझिए। आप मान लीजिए ये आम नागरिक हैं, इन आम नागरिकों में से 2-3 लीडर उत्पन्न हो गए, ठीक है। उन्होंने बोला भाई हम नेता बन रहे हैं, ठीक है। इन नेताओं को पार्लियामेंट में भेजने के लिए, संसद में भेजने के लिए वोट किसने दिया, पीपल ने ही वोट दिया। यानी कि जनता से ही निकले, जनता का ही वोट दिया और शासन किस पे करा, जनता पे। यानी कि जो पूरी घड़ी की सुई है वो कहाँ आके अटक रही है, वो अटक रही है पीपल पर, जनता पर, ठीक है। आप खुद सोचिए, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो भारत का जो प्रधानमंत्री है उसको आप खुद चुन रहे हैं, आप लोग उसको खुद वोट दे रहे हैं। वो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता, ये भाई भगवान ने उसको बना के भेजा है, आपने उसको खुद वोट दिया है और वो शासन कर रहा है तो हमारे ऊपर ही कर रहा है। ऐसे तो नहीं पाकिस्तान के ऊपर शासन कर रहा है, नहीं भाई, हमने वोट दिया, हमारे ऊपर शासन है, और हम लोगों के बीच में से प्रधानमंत्री निकला तो जनता द्वारा ही शासन हो रहा है, ठीक है। फिर सिले क्या कहते हैं, सिले कहते हैं कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का कुछ ना कुछ योगदान सरकार में होता ही होता है। रूल ऑफ पीपल, रूल ऑफ पीपल इज इक्वल टू रूल ऑफ पीपल इज इक्वल टू रोल ऑफ पीपल। यानी कि जनता के शासन में जनता की ही भागीदारी है, जनता की ही भूमिका है, ठीक है दोस्तों। फिर हम देखते हैं कि लोकतंत्र जो है इसके उद्देश्य क्या है, इसके एम क्या है, लोकतंत्र की स्थापना क्यों की गई, क्या इसके लक्ष्य थे, इसके उद्देश्य क्या क्या थे। तो देखिए, सबसे पहला जो देश था इसका बहुत इंपॉर्टेंट, जो उस टाइम की डिमांड भी थी जब लोकतंत्र की स्थापना की गई, वो था नागरिक अधिकार। क्यों, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड में जो आइडियोलॉजीज चल रही थी उनमें क्या था, नागरिक अधिकारों की बात कोई नहीं कर रहा था। सब किसकी बात कर रहा था, जनता के अधिकारों की बात कोई नहीं कर रहा था, सब राजा को ही अमीर बना रहे थे। यानी कि राजा सुप्रीम था और जनता इसकी नौकर, बंधुआ मजदूरी कर रहे थे लोग। राजा के सामने कोई उठने की हिम्मत नहीं करता था, लोगों को अधिकार नहीं था, लोग बोल नहीं सकते थे, राजा की आलोचना नहीं कर सकते थे। अब एक बात बताओ, लोकतंत्र में क्या आप अपना राजा खुद चुन रहे हैं,
आप अपना नेता खुद चुन रहे हैं। अब वो नेता अगर आपको पसंद नहीं आया, आपने क्या किया, टीवी पे या कहीं भी डिबेट में आपने उसकी आलोचना कर दी, ठीक है, आप नुक्कड़ में बैठ के खुलेआम उसकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन राजतंत्र में क्या होता था, अगर आपने कहीं नुक्कड़ में बैठ के भी उसकी आलोचना कर दी, सैनिक आपको पकड़ के ले जाएंगे, कारावास में डाल देंगे, आपकी ज़िंदगी ख़त्म, कोर्टों की सज़ा दी जाएगी फिर आपको। तो लोग जो थे वो क्या कह रहे थे, भाई हमें अपनी बोलने का अधिकार तो होना चाहिए। आप शासन हमारे ऊपर कर रहे हैं तो हमें, हमारी डिमांड क्या है, हमें चाहिए क्या, वो तो हमसे पूछिए। हमसे बिना पूछे आप शासन कर रहे हैं हम पर, हमारी नीड्स की फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, आप नीड्स को आप पूरा नहीं कर पा रहे हमारी, तो शासन करने का आपको क्या फ़ायदा। तो जो नागरिक अधिकार था, इस आइडियोलॉजी ने क्या किया, लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। फिर कानून के समक्ष समानता, यानी कि जो लोकतंत्र है इसका उद्देश्य क्या है, कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। अब पहले क्या होता था, पहले राजा महाराजा जो थे वो अमीर लोगों को कोई सज़ा नहीं देते थे, कोई गरीब फंस गया तो गयो बेटा, उठा के उसको फेंक देते थे। आपको एक कहानी याद होगी कि एक जगह राजा था, उसने क्या किया, उसका एक था गृह मंत्री और एक था वित्त मंत्री। अब गृह मंत्री की हो गई डेथ, राजा के पास ले दे के बचा कौन, वित्त मंत्री। अब वित्त मंत्री के यहाँ पे खुशी का माहौल था, कुछ उसके यहाँ लड़का हुआ, ठीक है, उसने क्या किया, उसने पार्टी बुलाई और दूर दूर के राजाओं को अपने पार्टी में आमंत्रण दिया। जब आमंत्रण दिया तो राजा ने देखा कि भाई ये तो हमारे यहाँ से भी अच्छा है, इतना पैसा खर्चा किया इसने, इतना पैसा इसके पास आया कहाँ से। तो राजा ने क्या किया, जलन के मारे इसको क्या कर दिया, इसको भेज दिया जेल। अब बताओ, उसके पास अगर पैसा है तो उसकी मर्जी, वो जितना पैसा खर्च कर रहा है। अब राजा ने क्या किया, भाई हमसे ज़्यादा पैसा इसके पास कैसे आ गया, तो उसको क्या किया, उसने जेल में डाल दिया। तो राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में कानून के समक्ष समानता नहीं है। राजतंत्र में गरीब जो है वो हमेशा पिसता है और अमीर की हमेशा मौज होती है, या फिर अमीर को पीस देंगे। मतलब दबाना किसको या किसके ऊपर डिपेंडेंट है, राजा के ऊपर। यानी कि राजा की मर्जी है किसको सजा देनी है और किसको सजा नहीं देनी। तो ये तो भाई एक प्रकार की अव्यवस्था ही फैली पड़ी है। तो इस अव्यवस्था को ख़त्म करने का जिम्मा किसने उठाया, लोकतंत्र ने। लोकतंत्र ने क्या बोला कि कानून के समक्ष हम समानता देंगे, कानून के समक्ष सभी लोगों को समानता होगी, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, किसी को भी कानून के समक्ष असमान रूप से सजा नहीं दी जाएगी। फिर जो लोकतंत्र का उद्देश्य था वो था भाईचारे का, बंधुत्व का। पहले जो होता था कि भाई धर्म के आधार पर लड़ाना, रंग के आधार पर लड़ाना, काला गोरे से लड़ रहा है, अमीर गरीब से लड़ रहा है, तो इसको ख़त्म करके एक भाईचारे की भावना को उदय करना इसका मेन उद्देश्य है। आज आप लोग खुद ही देख लें, हम लोग भले ही जितना भी कास्टिज्म कर ले, लेकिन आप स्कूल जाते हैं, जब बचपन से स्कूल जाते हैं कि नर्सरी में, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, 5वीं क्लास में, इवन 12th तक, क्या आपको ये पता होता कि भाई हमारे साथ वाला जो है वो मोहम्मद है, हम इसके साथ नहीं बैठेंगे। मैंने तो आज तक नहीं देखा। क्यों? क्योंकि स्कूलों में हमें क्या पढ़ाया जाता है, भाईचारा, बंधुत्व, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यही पढ़ाते हैं स्कूलों में, है ना। क्यों? उन्हें क्या करना है, उन्हें बंधुत्व बढ़ावा देना है। तो लोकतंत्र में क्या होता है, बंधुत्व बढ़ावा देता है। अगर वही नाजिज्म की बात करूँ, फासिज्म की बात करूँ, नाजिज्म ने क्या किया, जर्मनी में उसने क्या किया, जो जर्मन रेस थी सिर्फ उसी को उसने क्या किया, सुप्रीम माना, जीव्स को क्या किया, वहाँ से भगा दिया या तो मार दिया उन्हें। आपने सुने होगा गैस चैम्बर्स में डाल डाल कर उनको मार दिया गया, भगाया भी नहीं, सीधा प्यारा कर दिया उन्हें ऊपर। उसके बाद सामाजिक व राजनीतिक न्याय, आप हमारा संविधान देखेंगे तो उसमें भी दे रखा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करके उद्देश्य उसकी प्रस्तावना में। क्यों? क्योंकि लोगों में क्या होना चाहिए, सामाजिक और राजनीतिक रूप से न्याय मिलना चाहिए लोगों को। भाई कोई भी आदमी पार्टी बना सकता है, राजनीतिक न्याय क्या है, कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है, पार्टी बना सकता है, वोट दे सकता है, बस जो उसका क्राइटेरिया है उसको पूरा करे। अब 18 साल से ऊपर हो गया है तो उसको क्या है, वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट, ठीक है। इस सब लोकसभा राज्यसभा में खड़े होने का अधिकार है, पार्टी बनाने का अधिकार है। कोई भी आदमी पार्टी बना सकता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, अनपढ़ भी हो वो भी पार्टी बना लेते हैं आजकल। तो आप केजरीवाल को देखो, केजरीवाल ने क्या पार्टी बनाने की कोई योग्यता होती है? नहीं, पार्टी बनाई आम आदमी पार्टी, दिल्ली पर राज कर रही है, कोई योग्यता तो थी नहीं, है ना, योग्यता चाहिए नहीं कोई पार्टी बनाने के लिए। तो सामाजिक और राजनीतिक न्याय है यहाँ पे, समाज में सबको समान अधिकार है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब,
फिर अब ये जो उद्देश्य है इसकी प्राप्ति कैसे होगी, इस उद्देश्य को प्राप्त कैसे किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आ जाता है कि भाई हमने लोकतंत्र ने उद्देश्य तो रख दिया, लेकिन उस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे की जाएगी। तो लोकतंत्र कहता है कि हम इस लक्ष्य को जो प्राप्त करेंगे ना, उसके साधन ये हैं। क्या? पहला, हमारे देश में एक संविधान होगा और उस संविधान का शासन होगा। आप देख लीजिए आज वर्ल्ड में जितने भी लोकतांत्रिक कंट्रीज़ हैं, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री का एक अपना संविधान है, एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर ही वहाँ पे रूल चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए उन्हीं के आधार पर वहाँ पे शासन होगा। हमारे संविधान में क्या दिया? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। यही इसी बेस पे शासन चल रहा है। आर्टिकल 80, आर्टिकल 81। दूसरा, लोकतंत्र ने कहा भाई हम जहां होंगे वहां क्या होगी? स्वतंत्रता। लोगों को स्वतंत्रता होगी। आप संविधान में देख ले, फंडामेंटल राइट्स, स्वतंत्रता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं। स्वतंत्रता मतलब क्या? घूमने फिरने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति बेरोक टोक कुछ भी कर सकता है। व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। व्यक्ति अगर चाहे तो सरकार की आलोचना भी कर सकता है, उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। क्यों? सरकार किसके हाथ में है? सरकार है वोट के हाथ में। जिसको वोट उसी की सरकार। जैसे होता ना कहावत है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। यहाँ है जिसको वोट उसकी सरकार, जिसको वोट ज़्यादा उसके पास सरकार। फिर शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है वहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। शक्ति को केंद्र सरकार के हाथ में नहीं रखा गया सिर्फ, वहाँ राज्यों के हाथ में भी, स्टेट्स के हाथ में भी सरकार ने जो शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्यों? ताकि जो सेंटर है वो स्टेट पर अपना एकाधिकार स्थापित ना करे। दोनों को बराबर के राइट्स मिलने चाहिए। जो स्टेट है उस पर कहीं केंद्र हावी ना हो जाए, इसलिए क्या किया गया? शक्तियों का बंटवारा। क्या शक्तियां हैं दोनों की? सूचियां दी गई है भाई, लिस्ट दे दी है पूरी संविधान में। देखो आप भारत के संविधान में राज्य सूची, केंद्र सूची, संवर्ती सूची। जो केंद्र की सूची है उस पर केंद्र विषय अपना उस पर कानून बनाए, जो राज्य की सूची उस पर राज्य कानून बनाए, संवर्ती पे दोनों बना सकते हैं। फिर लोकतंत्र ने क्या किया? हम जहाँ होंगे वहाँ क्या होगा? कानून का शासन। वहाँ किसी राजा का शासन नहीं होगा, वहाँ किसी भूमाफिया का शासन नहीं होगा, वहाँ किसका शासन होगा? कानून का। और कानून के लिए ना कोई भाई ना कोई बहन। कानून की आंखों में क्या है? पट्टी। कानून क्या है? अंधा है। कानून किसी को नहीं देखता भाई कि कौन गरीब है कौन अमीर है। जो जुर्म करेगा, जो अपराध करेगा उसको सज़ा मिलेगी। कानून तो सिर्फ क्या देखता है? जुर्म किसका है, जो अपराधी उसको सज़ा। ठीक है। फिर लोकतंत्र ने कहा भाई हम जहाँ होंगे वहाँ क्या होगी? स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि जो जुडिशरी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, वो किसी के अंडर में नहीं होगी। चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सबको सज़ा मिलेगी। राष्ट्रपति, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी अगर कुछ करता है तो उसको भी सज़ा मिलेगी। प्रधानमंत्री कुछ करता है तो उसको भी सज़ा मिलेगी, वो भगवान नहीं है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 क्या कहता है भाई? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो, आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो। ठीक है। संविधान ने सबको अधिकार दिया है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, किसी के अंडर रह के कोई जुडिशरी नहीं होगी। न्यायपालिका जो है वो सबके लिए समान है, सबको समान रूप से, स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष फैसला सुनाएगी अपना। फिर ये कहता है लोकतंत्र कि जहाँ हम होंगे वहाँ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम क्या करेंगे? वोट देने का अधिकार देंगे सबको। सबको क्या होगा? वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट। क्यों? ताकि जनता जो है भाई वो अपना नेता खुद चुने। ये नहीं कि कैसा नेता हमने चुन लिया, ठीक है, और चुन लिया तो अगली बार दोबारा चुनाव होने हैं। मतलब मौके कहीं है, मौका ही मौका है। ठीक है। बेरंग गुस्सा का कोई स्थान ही नहीं है। कोई आदमी ये खड़ा होकर नहीं बोल सकता भाई नहीं हम हैं यहाँ के राजा, ये देश हमारा है, इस देश पे हम शासन करेंगे सिर्फ, और कोई पार्टी नहीं करेगी शासन। ऐसा नहीं है भाई। 5 साल के लिए हो तुम, सिर्फ 5 साल बाद तुम्हें देख लेंगे अच्छे से हम।
ठीक है, जो काम नहीं करता उसे क्या होता है, 5 साल बाद जनता वोट नहीं देगी। क्यों? कि पावर किसके हाथ में है, पावर एक ही बंदे के हाथ में है, एक ही चीज़ के हाथ में, उसका नाम है वोट। ठीक है, बोला ना, जिसके पास वोट उसकी सरकार। फिर प्रेस की स्वतंत्रता। अब ये प्रेस क्या है भाई, कपड़े वाला प्रेस नहीं, ये है मीडिया। मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट होगी। हम जहाँ होंगे वहाँ की मीडिया क्या होगी, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी कि मीडिया पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। आप कृषि लॉ के देख लें, फार्म लॉज के टाइम पे जब फार्म लॉज आए थे कितना विरोध हुआ। ये थोड़ी कि मीडिया ने दिखाया ही नहीं उसे कि नहीं भाई मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी की नीतियाँ विरोध हो रही है तो उनको हम दिखाएंगे नहीं। नहीं, हर मीडिया में वही चल रहा था, हर मीडिया ने उसको कवर किया। ठीक है, सरकार अच्छा काम करेगी उसको भी दिखाएगी, सरकार गलत काम करेगी उसको भी दिखाएगी। अब ऐसा कहाँ होगा जहाँ मीडिया स्वतंत्र होगा। बाहर की कंट्री में क्या हो रहा है उसको मीडिया दिखाता है, कौन से समिट हुई, कहाँ बैठे, कोई G20 की मीटिंग हुई तो उसमें क्या हुआ, अर्थ समिट हो रहा है उसमें क्या हुआ, जितने भी वर्ल्ड लेवल पर जो भी चीज़ घट रही है उसको मीडिया कवर करता है। कहाँ पर, सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में। आप चाइना में देख ले, कम्युनिज्म में, वहाँ की जो मीडिया है उसको वहाँ की कानों कान आपको खबर नहीं मिलेगी वहाँ पर क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ की मीडिया क्या है, बंद ही हुई है, वहाँ सेंसरशिप लगी हो रहती है, वहाँ आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। जो मीडिया सरकार की आलोचना करेगा उसको हम बैन कर देंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये है लोकतंत्र के उद्देश्य को प्राप्त करने के साधन। अब हम बात करेंगे कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो बन रही है तो उसके गुण क्या क्या हैं। लोकतांत्रिक सरकार, वादे तो कर दिए उन्होंने, अपने लक्ष्य बता दिए, लक्ष्य पूरे कैसे करेंगे वही बता दिए, लेकिन अब इसका फ़ायदा क्या है। अगर किसी देश में लोकतंत्र को लागू किया जाता है तो उस देश को क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, वो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन जो आता है ना, वो मेन क्वेश्चन यही आता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के गुण क्या क्या हैं, यानी कि उसके मेरिट्स क्या क्या हैं और डीमेरिट्स क्या क्या हैं। तो चलिए देखते हैं मेरिट्स को। पहला जो मेरिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सरकार सभी की इच्छाओं व अधिकारों का ख्याल रखती है। अब देखिए, आपने सरकार चुनी है तो आपने कुछ सोच के जो सरकार चुना होगा, आपने उसके वादे देखे होंगे, है ना, उसका मैनिफेस्टो देखा होगा भाई कि उसने क्या क्या वादे किए हैं। अब उन वादों का आपने क्या किया, उन वादों भरोसा करके आपने सरकार को वोट दे दिया। अब दिल्ली में जैसे MCD के इलेक्शन है तो सारी सरकार के क्या करेंगे, अनेक अनेक वादे करेंगे, हम आए तो ये फ्री, हम आए तो वो फ्री, हम आए तो भैया बिजली बिल माफ़, हम आए तो राशन का खर्चा माफ़। ठीक है, तो अब जब वो वादे कर रहे हैं तो उन वादों के बाद ये नहीं कि मुकरेंगे, वो जनता की इच्छाओं का ख्याल भी रखेंगे। जनता की नीड्स क्या क्या है, जनता की आवश्यकता क्या है, उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है कि नहीं। अब देखिए, कई लोगों को जब बिहार में क्या हुआ, जब कोविड आया पूरे इंडिया में क्या हुआ, सप्लाई की गई किसकी, वैक्सीन्स की, फ्री राशन की। क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड थी। तो लोगों की जो इच्छा है, जो अधिकार हैं, उनका ख्याल लोकतंत्र में रखा जाता है। अब अधिकार क्या, लोगों को बोलने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कुछ भी कर सकते, संगठन बनाओ, कुछ भी बोलो, कहीं भी घूमो, सब चीज़ें क्या है, इंडिपेंडेंस है। लोगों को अधिकार है, लोग कुछ भी कर सकते, पार्टी बनाओ। ठीक है, तो लोगों की इच्छाओं का और अधिकारों का ख्याल रखा जाता है लोकतंत्र में। फिर जो दूसरा गुण है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है शासन का जो आधार होता है, बेस होता है, वो विवेक होता है, ना कि बल। यानी कि पावर के दम पर शासन में नेता नहीं चुने जाते। जो नेता चुने जाते हैं वो अपनी बुद्धि से, विवेक से चुने जाते हैं। और शासन भी जो चलाते हैं ना, वो जो कानून बने वो विवेक से बनते हैं। लोग बैठ कर उस पर डिस्कशन करते हैं, कई सारे लोग शोध करते हैं क्या क्या होना चाहिए, क्या कानून आएगा तो लोगों को फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि लॉज जो होते हैं ऐसे इंप्लीमेंट हो जाते हैं, कोई भी कानून आया ऐसे मुँह उठा के इम्प्लीमेंट हो गया, लोकतंत्र, राज्यसभा सब पारित हो गया, लोकसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति साइन कर दिया। नहीं, वो लोग अपनी अपनी फील्ड के मास्टर्स हैं जो MP MLA जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी कानून आ रहे हैं उन कानून के ऊपर अच्छे से रिसर्च हो रहा है, उसके फ़ायदे क्या क्या होंगे, नुकसान क्या क्या होंगे, और नुकसान होंगे तो उनकी भरपाई कैसे होगी, इन सब पर अच्छे से डिस्कशन किया जाता है। ये नहीं होता कि भाई कोई आपका नेता आ गया TV पर आपसे बता दिया कि हाँ आज से लागू, रहना है तो रहो नहीं तो भागो यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बल के दम पर नहीं चलता कि नहीं मानोगे तो मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, लोकतंत्र में विवेक से काम होता है। लोग मीडिया पर गाली भी देते थे नेताओं को, तो क्या नेता खुले आके कहते नहीं भाई तूने मेरे को गाली कैसे दी, नहीं,
वो क्या करते हैं, इग्नोर मारते हैं। क्यों? क्योंकि ना उनका काम क्या है, उनका काम है विकास करना, वो विकास करेंगे। लोगों का तो काम है भाई, देखो जहाँ भी लोकतंत्र है ना, वहाँ इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र को ये लोग अच्छा नहीं मानते, लोकतंत्र को कहते हैं भीड़ तंत्र। क्यों? एक तो लोकतंत्र में क्या होता है कि जो पॉलिसीज आती है ना अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। क्यों भाई? एक तरफ है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तरफ है ऑपोजिशन। अब ऑपोजिशन का काम क्या है? ऑपोजिशन का काम ही है उसका विरोध करना। चाहे गवर्नमेंट जितना भी अच्छे से अच्छा बिल ले आए, चाहे किसी भी गवर्नमेंट हो, चाहे जितना अच्छे से बिल लाए, लेकिन ऑपोजिशन कहाँ क्या रहेगा? ऑपोजिशन रोड़ा जरूर उठाएगा उसके अंदर। ऑपोजिशन को रोड़ा पाना ही पाना है। ऑपोजिशन कभी भी कोई भी कानून आएगा उसको सपोर्ट करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है हमारा काम क्या, ऑपोजिशन में रहने का। हम क्यों सपोर्ट करें यार? लोकतंत्र की यही तो नुकसानी है। ठीक है, तो लोकतंत्र का जो आधार होता है शासन का, वो क्या होता है? विवेक। फिर जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। अब ये भाई बताने की दिक्कत नहीं है, बताने की चिंता ही नहीं है। राजनीतिक शिक्षा क्या होती है? आप नुक्कड़ बैठ जाओगे ना, वहाँ भी डिस्कशन चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि लोगों की खुले रूप से इन्वॉल्वमेंट होती है पॉलिटिक्स में। लोग आप इलेक्शन में देखेंगे ना, एमसीडी में जहाँ जाएंगे आप, वहाँ आपको लोग डिस्कशन करते हुए मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों की जो राजनीतिक इच्छाएं हैं, राजनीतिक जागरूकता है, वो बढ़ी हुई है। वहीं आप चले जाएं चाइना में, कोई बात करने को तैयार नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में। क्यों? लोगों को पता है भाई एक ही पार्टी है, इसी पार्टी को शासन करना है, इसकी मर्जी है, जो मर्जी वो करेगी, हमें सहना है उसको। लेकिन जहाँ लोकतंत्र है वहाँ क्या है? लोगों को अधिकार है। वो राजतंत्र में थोड़ी है ऐसा। लोकतंत्र में क्या है? लोग डिस्कस करेंगे हमें कौन सा नेता चुनना है, हमारे मुद्दे क्या क्या, हमें चाहिए क्या। और वो जो जनता जो है वो देखती है कि भाई लोकतंत्र में जो नेता आ रहा है वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। ठीक है, तो जनता को क्या होता है? राजनीतिक शिक्षा मिलती है। आप टीवी डिबेट्स में देखेंगे, आपको लाखों वहाँ पे ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे। कई लोग देख के उनसे अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। ठीक है, कई लोग हाइपर भी हो जाते हैं। जिसको जो अच्छा लगा उसके बाद सुन के वो मोटिवेट हुआ, उसने उसका ज्ञान अर्जित किया। जिसको नहीं अच्छा लगा वो गुस्सा भी हो गया। ठीक है, तो लोकतंत्र में क्या होता है? जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है और देने वाला कोई होता नहीं। ये नहीं कि भाई उसकी पढ़ाई होगी अलग से, वो अपने आप ही आपको मिल जाएगी। माहौल ही ऐसा होता है लोकतंत्र में। गली नुक्कड़ में हर जगह बात चल रही होती है शासन के बारे में। भाई ये शासन अच्छा है, वो शासन अच्छा है, चाइना का जवाब दे दिया हमने, पाकिस्तान को जवाब दे दिया, नहीं भाई हम पिट गए, ये हो गया वो हो गया। मतलब जितने आदमी उतनी बातें आपस में कर रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है? एक माइंडसेट डेवलप होता है राजनीति का। भाई राजनीति कैसे है, क्या कर रहा है राजनीति में, कैसे राजनीति चल रही है, नेताओं की भावना क्या है, नेताओं का दृष्टिकोण क्या है, नेताओं का विचार क्या है, इन सब के बारे में जनता को जागरूकता मिलती है। फिर लोकतंत्र का जो एक मेन जो मेरिट है वो है देशभक्ति की भावना का विकास। लोकतंत्र में क्या होता है? नेशन फर्स्ट, ये पॉलिसी होती है लोकतंत्र में, नेशन फर्स्ट। हालांकि आजकल क्या है, आजकल लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसमें थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। वो लिबरल डेमोक्रेटिक आजकल चल रही है। लिबरल, नेशन फर्स्ट नहीं है, वर्ल्ड फर्स्ट है आजकल। ये भावना भी अच्छी है। क्यों? क्योंकि आजकल क्या है, आजकल जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ग्लोबल सोसाइटी का हो रहा है, वैश्विक समुदाय का हो रहा है, जिसमें सारे लोग जो हैं वो कंट्री से कनेक्टेड नहीं है, बॉर्डर से, वो बॉर्डरलेस कनेक्शन में जुड़े हुए हैं। आप व्हाट्सएप में देखें, फेसबुक में देखें, मीडिया में देखें, आप जगह जगह की खबरें, आपको सिर्फ अपने देश की नहीं बाहर की खबरें आपको मिल जा रही हैं। आप यहाँ बैठे आप व्हाट्सएप से अमेरिका के बंदे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप फेसबुक से बाहर के बंदे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये क्या है? ये ग्लोबल सोसाइटी बनी हुई है आजकल। आजकल पहले की तरह नहीं कि भाई बिल्कुल कटे हुए हैं, हमारा देश अलग है, बाहर के देश अलग है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन आजकल बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। आप यहाँ बैठे हैं, आपकी मौसी बैठी है जापान में, आप बात कर सकते हैं वहाँ से उनके, फ़ोन कर लो, व्हाट्सएप कर लो, फेसबुक में मैसेज कर लो, आप आराम से बात कर सकते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो ग्लोबल सोसाइटी का चल रहा है। इंडिविजुअलिज्म खत्म हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, देशभक्ति की भावना का विकास इसमें होता है। फिर अधिकारों की सरकार होती है भाई। जिसने अधिकार ज़्यादा दिए सरकार उसी की चलेगी, जिसने अधिकार कम दिए उसकी सरकार गिर जाएगी। लोग किसकी बात करते हैं? लोगों को क्या चाहिए? अधिकार। लोगों के अधिकारों की पूर्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई आप नेशनल टीवी पे आ रहे हैं, अब कोई बंदा डिबेट कर रहा है तो जो रूलिंग पार्टी है उसको भगा दे। नहीं, आप नेता के खिलाफ ऐसा नहीं बोल सकते। उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है भाई, वो बोल सकता है। अगर नहीं है तो वोट नहीं देगा। वो मुझे क्या चाहिए वो डिमांड करेगा, मुझे चाहिए अधिकार। ठीक है, आप देखो नेगेटिव अधिकार भी होते हैं आजकल। तो
जेएनयू में देखो कई बार प्रोटेस्ट होते हैं, कुछ लोग ऐसे नारे लगाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको भी राइट है भाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो बोल सकते हैं। वैसे थोड़ी पुलिस उनको जेल में डाल देगी। क्यों? क्योंकि उनको भी क्या है, राइट टू एक्सप्रेशन। ठीक है, जो अधिकार ज़्यादा देगा, जो लोगों की सुनेगा, उसकी सरकार होगी। अब हम देखते हैं लोकतंत्र का डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिजीम। पहला, लोकतंत्र में भैया बहुत अच्छा पॉइंट है ये, मेरा बड़ी देर से बोलने का मन करता है लेकिन ये पॉइंट आ नहीं रहा था क्योंकि डिमेरिट्स में था ये। क्या है पॉइंट? लोकतंत्र में अयोग्यता की पूजा होती है। कहने का मतलब समझो, नेता बनने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए आपको। आप अनपढ़ हैं, आपकी सरकार बन सकती है भाई। आपको क्या होना चाहिए? अच्छा बोलने वाला होना चाहिए बस। आजकल जनता में डिमांड किसकी है? स्पीकर की। क्यों? क्योंकि अगर आप एक अच्छे स्पीकर हैं तो आप जनता से कनेक्ट कर पाएंगे, आप जनता से बात कर पाएंगे, रूबरू हो पाएंगे। आपको बोलना ही नहीं आ रहा भाई, जनता क्यों सुनना पसंद करेगी आपको? ठीक है, तो लोकतंत्र में क्या है, नेता बनने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, और जो ये कंट्रोल करते हैं ना लोगों को, उसके लिए लोगों को योग्य होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देख लो भाई, ये MP, MLA, इवन CM, PM, अब राष्ट्रपति भी ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसके लिए को आपने कहीं देखा कि इसके लिए कोई एग्ज़ाम होता है? या भाई इनको 12th पास होना चाहिए या 10th पास होना चाहिए? अरे चलो 8th पास हो जाए, अरे भाई वो भी छोड़ो 5वीं पास होना चाहिए। कुछ नहीं है ऐसा। जो अनपढ़ है वो भी नेता बन सकता है। लेकिन ये लोग रूल, इसको ये लोग चलाते किसको हैं? ये लोग पता है, ये IAS, IPS इनको चलाएंगे भाई। ये लोग जो इतना पढ़ के आ रहे हैं, IIT से निकल के आ रहे हैं, ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, PhD करके आ रहे हैं, मतलब देख रहे हो भाई लोकतंत्र में क्या हो रहा है? देख रहे हो विनोद, ये लोग किसको चला रहे हैं? इतने पढ़े लिखे लोगों को अनपढ़ लोग चला रहे हैं, डांट देते धत तेरी की। किसको भाई? इन पढ़े लिखे लोगों को। तो क्या हो रहा है, जो अयोग्य है उसकी पूजा हो रही है। आप हमारे सरकार हैं, और जो योग्य है उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। तो लोकतंत्र में क्या है? अयोग्यता की पूजा। दूसरा पॉइंट क्या आता है? उदारवादी लोकतंत्र वास्तव में जनता का शासन नहीं है। क्यों? अब बोलोगे भाई जनता का तो शासन है लोकतंत्र, जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन। लेकिन ये सच नहीं है भाई। क्यों? आप खुद देखो, जो FPPS है, FPPS यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसमें क्या हो रहा है? इलेक्शन हुए, किसी ने वोट नहीं दिया, एक आदमी ने वोट दे दिया, वो क्या हो गया? जीत गया जिसको वोट दिया वो। क्यों? यहाँ क्या है, जिसको जितने ज़्यादा वोट, वो जीत गया। आप एक वोट से जीतो चाहे 2 वोट से जीतो। मान लो एक गांव है, ठीक है, यहाँ पंचायत का चुनाव है। अब जो आदमी खड़ा हुआ है, मान लो शिवपाल, नाम क्या है इसका? शिवपाल। शिवपाल खड़ा हुआ भाई पंचायत के चुनाव में। यहाँ की जनसंख्या है 230 लोगों की। अब इन 230 लोगों में से सिर्फ एक आदमी ने वोट दिया, 229 लोगों ने वोट ही नहीं दिया। इन्होंने क्या बोला? भाई हम वोट नहीं देंगे। ठीक है, इस एक आदमी ने किसको वोट दिया? शिवपाल को। अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या कहता है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहता है कि जिसको वोट मिला है ज़्यादा वो जीत गया। अब इसको कितना वोट मिला था? 1 वोट। 1 वोट से क्या हुआ? ये जीत गया। क्यों? बाकी सबको 0 वोट मिले क्योंकि। तो देख रहे हो भाई, बाकी देखो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या चाह रही थी कि ये बंदा ना बने, ये एक बंदा चाह रहा था, तो इस बंदे के चाहने से क्या हुआ? उसकी सरकार बन गई। तो क्या ये जनता का शासन हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि 229 लोग चाह रहे थे भाई, ये तो जनता का ही भाग है और जनता तो ज़्यादा है एक बंदे से। तो ये लोग चाह रहे थे कि इसकी सरकार ना बने, तो क्या जनता का शासन हुआ? नहीं हुआ। भाई एक सच्चाई बात बताऊं, लोकतंत्र में कभी पूरी जनता का शासन हो ही नहीं सकता। क्यों? जितनी पार्टी उतने उनके चहेते, उतने उनके मुंह, उतनी उनकी बातें। तीसरा पॉइंट, पूंजीपतियों की सरकार है। वाह भाई लिबरल, बड़े खुश होंगे अब तो। क्यों भैया? राइट विंग क्या कर रही है? कैपिटलिस्ट की सरकार है, अमीर लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे ही तो कहते हैं लोग। क्या कहते हैं भाई? जो सरकार है वो कौन चला रहा है? पूंजीपति, अडानी अंबानी चला रहे हैं। भाई सच भी है, लोकतंत्र में यही होता है। क्यों? लोकतंत्र में जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सब कौन लॉन्च कर रहा है? यही लोग, अडानी अंबानी। पैसा कौन खर्च कर रहा है? यही लोग। सरकार किसकी सुन रही है? इन्हीं लोगों की। तो पूंजीपतियों की सरकार हो रही है कि नहीं हो रही?
तो लोकतंत्र में क्या होता है, ज़्यादातर देशों में यही होता है कि लोकतंत्र में जो पूंजीपति होते हैं वो अपना एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं, पूंजीपति अपने अनुसार गवर्नमेंट को रूल करते हैं, अपने अनुसार गवर्नमेंट को चलाते हैं। अभी सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, हर पार्टी का ये सीन है। कोई भी पार्टी सरकार में आए, सुनते किसकी, हमेशा अमीर लोगों की। ठीक है, फिर आता है समय एवं धन की बर्बादी। क्यों? अब लोकतंत्र में आप देखोगे ना भाई, कभी ना कभी कहीं ना कहीं इलेक्शन हो ही रहा होगा। कहीं लोकतंत्र, कहीं हो रहा है भाई कर्नाटक में इलेक्शन, कहीं हो रहा है हरियाणा में इलेक्शन, कहीं हो रहा है यूपी में इलेक्शन, कहीं बिहार में इलेक्शन, फिर कहीं राज्य में इलेक्शन नहीं हो रहा तो केंद्र में इलेक्शन हो रहा है, केंद्र में नहीं हो रहा तो भाई म्यूनिसिपैलिटी का हो रहा है, एमसीडी का हो रहा है, कहीं किसी के पंचायत का हो रहा है। मतलब पूरा साल किस में जाता है, पूरा साल इलेक्शन में ही चला जाता है। अब इस इलेक्शन में टाइम नहीं वेस्ट होता क्या, पैसा नहीं लगता क्या? तो समय और धन की बर्बादी हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है भाई। एग्जाम्पल देना होगा पेपर में क्या दोगे? जो भैया मैंने लिख रखा है, कभी राज्य का चुनाव होगा, कभी केंद्र का, कभी पंचायत का, मतलब पूरे साल इलेक्शन होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। समय और धन की बर्बादी हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। फिर अब लोकतंत्र अच्छा है, कई लोग कहते हैं भाई लोकतंत्र अच्छा है, तो अच्छा है तो लागू क्यों नहीं हो पाता? अब लोकतंत्र में बाधाएं क्या आती है जो लोकतंत्र को सपोर्ट नहीं करती? मतलब लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, पहली चीज जो जरूरी है और हमें देखने को नहीं मिल रही, क्या? शिक्षा जरूरी है, लेकिन लोग कैसे हैं? अशिक्षित। ज़्यादातर लोकतंत्र कंट्रीज में क्या होता है, लोग जो होते हैं अशिक्षा के शिकार होते हैं। ठीक है, या तो नेता शिक्षित होगा या तो जनता शिक्षित होगी। उनको जो मिल गया, हाँ भैया हमारे घर आए थे, वो चाय पिए थे तो हम उनको वोट काहे नहीं दें। अब उनको ये नहीं पता कि चाय पी के गए तो उन्हें पटियाए हैं, सिर्फ उनके लिए कुछ काम थोड़ी किया है उन्होंने। जब नेता काम नहीं करेगा, तुम्हारे घर पे खाना खा के, तो तुम्हारे घर पे जाके खाना तो खाएगा ही। क्यों? अब भैया सिंपैथी चाहिए उसे। अरे देखो नेता हमारे घर पे आए थे, खाना खाए थे हमारे घर में, वो आया, दूसरा नेता आया नहीं, तो हम इसको वोट काहे नहीं देंगे। अब ये अशिक्षा नहीं है तो क्या तुम मूर्ख हो बे? तुम सिर्फ उसको, तुम्हारे घर आ गया तो तुम इसको वोट दोगे? नहीं, आपको क्या? अब देखो लोकतंत्र की डिमांड क्या है, जो जनता है वो शिक्षित होनी चाहिए। अगर शिक्षित जनता नहीं होगी तो लोकतंत्र में शासन किसके पास जाएगा? जो योग्य नहीं है उसके पास। आपने क्या किया, उससे सिर्फ आपके घर आया था इसलिए उसको वोट दे दिया। अरे भैया ये हमारी जाति की बात कर रहा है। ठीक है, एक और अशिक्षा का देखो परचम, ये हमारी जाति की बात कर रहा है। अब हमारी जाति ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी, हम इसको वोट क्यों ना दें? इसीलिए लोग क्या करते हैं, वोट दे देते हैं भाई ऐसे बंदों को। ठीक है, तो लोकतंत्र में क्या जरूरी है? आदमी का शिक्षित, और एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लेना, एवं अजागरूकता या फिर नागरिक का जागरूक ना होना। ठीक है, लोगों को जागरूक और शिक्षित होना चाहिए, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि भाई राजनीति में जो चल रहा है वो चल क्या रहा है, नेता हमें क्या दे रहा है, हमें क्या चाहिए। हम भावनाओं में आके ना बहें, भावनाओं में आके कभी वोट नहीं देना चाहिए। ठीक है, और देखो कई लोग तो ऐसे ना आजकल टीवी बंद कर चुके बिल्कुल। क्यों? टीवी में दिखाएंगे भैया इतना विकास हो रहा है, दिल्ली में इतना विकास हो रहा है, ये सरकार इतना विकास कर रही है, और ग्राउंड पे देखोगे तो कुछ नहीं हो रहा होता। वो एक दो जगहों को चिन्हित कर लेते हैं, उन्हीं चीज़ों को दिखाएंगे बराबर टीवी में। हाँ भैया ये स्कूल है, देखो कितना अच्छा स्कूल है, इतना अच्छा रूप डेवलप हो गया। तो काम कहाँ नहीं किया काम। वहीं आप देखोगे हमारे इधर के स्कूलों की या कहीं और स्कूलों की, तो भाई दूसरे स्कूल की हालत ख़राब रखी होगी। ठीक है, कोई पार्टी धर्म को बढ़ावा दे रही होगी। तो लोगों को क्या होना चाहिए, लोगों को शिक्षित होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए भाई कौन पार्टी सही है, कौन सी पार्टी हमारा इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोकतंत्र के लिए, बाधा जो है अच्छे नेतृत्वकर्ता का अभाव। अब अच्छा नेतृत्वकर्ता क्या होता है? जो उच्च मूल्यों वाला हो, कोई भी मुंह उठाकर चल देता है, नेता बन जाता है और जीत भी जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों में क्या है, भावना, भाव ना, इसमें खुद ना जुड़ा हुआ भाई, तुम्हारे अंदर भाव नहीं होना चाहिए, भाव में बह के वोट मत दो। ठीक है, तीसरा राजनीतिक दलों का सामाजिक व जातीय आधार पर गठन। अब देखो आजकल ज़्यादातर पार्टीज क्या है, उनके नाम ही देखोगे ना तो ऐसे ऐसे नाम हैं उनके कि भाई पता नहीं कौन से महान दल से संबंधित है। ठीक है, शिवसेना, एक और वो कौन सा है, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, वो जाति का आधार पूरी पार्टी का ये गठन है। AIMIM पूरी मोमडन्स की पार्टी। मतलब जब तक राजनीति में ये जातीय आधार
सामाजिक आधार पर या फिर धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन होना बंद नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र जो है वो अपने असली रूप में नहीं आ पाएगा। ये लोकतंत्र का गलत फ़ायदा है, ठीक है। ये लोकतंत्र के अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। क्यों भाई, आप जाति के आधार पर वोट बना रहे हैं, जाति के आधार पर आपने पार्टी बना ली, अब जो वोट किसी अच्छी पार्टी को मिलना चाहिए था वो वोट कहाँ चला गया, यहाँ पर। अब ना आप जीत पाए ना वो अच्छी पार्टी जीत गई, बिचौलिया खेलिया काम, बिचौलिया जीत गया, बस हो गया सत्यानाश। तो पार्टी का जो गठन है वो क्या होना चाहिए, वो मुद्दों के नाम पर, मुद्दों के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। उसका नाम किसी नेता के नाम पर, किसी भगवान के नाम पर या किसी धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए। फिर सामाजिक असमानता, जब तक समाज में असमानता व्याप्त होगी तब तक लोकतंत्र जो है वो अपने अच्छे मूल्यों पर काम नहीं कर पाएगा। अब सामाजिक असमानता कहने का मतलब क्या है, समाज में कई प्रकार की असमानताएं हैं, धर्म के आधार पर असमानता है, जातीय भेदभाव हैं, आर्थिक स्तर है, ठीक है। अब जहाँ ये असमानता है ना, वो लोकतंत्र में सबसे बड़ी बाधा बनती है, लोकतंत्र को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होने देती। क्यों, क्योंकि अब मुद्दा होना चाहिए कुछ, वो लोग मुद्दा कुछ और ही ले लेते हैं। नहीं भाई, ये हमारे धर्म को प्रोत्साहन कर रही है, ये हमारे धर्म को बचा रही है, कोई कहता है हमारे धर्म को खतरे में डाल रही है, कोई कहता है भाई हमारी जाति का आदमी है, ठीक है। तो ये मतलब अजीब अजीब प्रकार की विडंबनाएं लोकतंत्र में व्याप्त रहती हैं, ठीक है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा बनती हैं। फिर गरीबी व बेरोजगारी, देखो ये मुद्दा तो ऐसा है ना जो लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनता है। और एक गरीबी और बेरोजगारी का कारण पता है क्या होता है, ज़्यादातर लोकतंत्र कंट्रीज़ में पॉपुलेशन। क्यों, अब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आपके पास जो जगह है वो लिमिटेड है, लेकिन लोग क्या हो रहे हैं भाई, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। जब लोग ज़्यादा होंगे, मान लीजिए एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक इलाका है, वहाँ पे रहते हैं 270 लोग, ठीक है। अब यहाँ पे एक फैक्ट्री खुली, यहाँ पे एक फैक्ट्री खुली जो क्या कर रही है, कपड़ा मिल, मान लो कपड़ा मिल खुली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कपड़े की प्रोडक्शन हो रही है। अब यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनकी कैपेसिटी है 90, यानी 90 लोगों को ही वो लोग हायर कर सकते हैं, और काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी थी, 270। अब अपने आप ही आप बताइए कि 180 लोग बेरोजगार होंगे कि नहीं होंगे। अब क्यों हुए, क्योंकि यहाँ लोगों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, रिसोर्सेज कम है, नीड कम है, लेकिन जो लोग हैं वो क्या है, ज़्यादा। तो बेरोजगारी, गरीबी तो होगी ही, इनको रोजगार मिलेगा नहीं, रोजगार मिलेगा नहीं तो भाई इनके पास इनकम नहीं आएगी, अब इनकम नहीं आएगी तो गरीबी तो अपने आप ही बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब लोकतांत्रिक देश में या लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बाधाएं उत्पन्न करती हैं, ठीक है। फिर आता है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ें हैं। लोकतंत्र को हम लोग क्या कह सकते हैं, किन किन चीज़ों से लोकतंत्र हम सफल बना सकते हैं। पहला, मूलभूत बातों पर सहमति जनता व दलों के मध्य। क्यों, क्योंकि हम लोकतंत्र कंट्रीज में ज़्यादातर देखते हैं कि भाई 10 प्रकार की पार्टीज़ होती हैं, सबकी अलग अलग डिमांड्स होती हैं, सबके अलग अलग लक्ष्य होते हैं, लेकिन जनता की बात वो लोग एक रूप से नहीं कर पाते। उनको क्या करना चाहिए, हर दल का और जनता का बीच में क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। भाई जनता को क्या चाहिए और दल उन्हें क्या दे रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि भाई आप दल के आधार पर या जाति के आधार पर अपना वोट बैंक बांट रहे हैं। जब तक ये होगा तब तक हम सफल लोकतंत्र को स्थापित नहीं कर पाएंगे, हम लोकतंत्रता को अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें इसके लिए क्या करना होगा, जनता व दलों को आपस में समन्वय करना होगा। भाई जनता को क्या चाहिए, दल को क्या चाहिए। अब ये लोकतंत्र से पॉसिबल है भी नहीं, कभी नहीं है पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि दल क्या चाहते हैं, जितने राजनीतिक दल हैं सब अपना अपना सरकार में आना चाहते हैं। कोई भी एक जैसे लक्ष्य रखने में हो ही नहीं सकता कभी राजी। कोई केंद्र में जो है कानून लाएगा, अपोजिशन उसका विरोध करेगा ही करेगा, चाहे जितना अच्छा कानून हो। इसीलिए तो बोलते हैं लोकतंत्र में अच्छे कानून कभी लागू हो ही नहीं पाते, ठीक है। दूसरा पॉइंट, स्वस्थ दल व उनकी मानसिकता। अब जो दल है ना, राजनीतिक दल है, जो पार्टी है, वो ऐसा होना चाहिए जिसकी मानसिकता अच्छी हो, ठीक है। पुरानी मानसिकता नहीं होनी चाहिए, हमेशा वो अपडेट होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए। ये नहीं कि भाई देखो, क्यों, क्योंकि समाज जैसे जैसे डेवलप होता है ना, उसकी आवश्यकताएं भी चेंज होती हैं। मान लीजिए पहले उसको बेसिक नीड्स की फुलफिल नहीं हो पा रहा था, अब ये थोड़ी कि भाई अब क्या है, समाज विकसित हुआ,
समाज में क्या हो, बेसिक नीड्स सबकी पूरी हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं कह नहीं रहा कि हो रही है, एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ आपको। मान लीजिए एक ऐसी जगह है, एक ऐसा समाज है जहाँ की सबकी लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो रही है। अब एक पार्टी वो क्या कर रही है, हमारी सरकार आई तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। भाई क्यों, अपडेट करो अपने आप को। उन्हें नहीं चाहिए वो चीज़, उनके पास है, वो तुम्हें वोट क्यों देगा। आपको क्या करना है, उनकी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है, समस्याओं पे ध्यान नहीं करते भाई, अपना पुराना वही चले आ रहे हैं, हमारे आए तो गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। हटिए गरीबी, कोई नहीं हटा सकता गरीबी जब तक जनसंख्या कंट्रोल नहीं करोगे। फिर आता है प्रभावी विपक्ष। एक अच्छे विपक्ष दल का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, जब तक प्रभावी विपक्ष नहीं होगा ना, तब तक जो सत्तारूढ़ दल है वो अपनी मनमानी करेगा। अगर विपक्ष जो है वो मजबूत है, और मजबूत कब होगा, जब उसको अच्छे वोट मिले होंगे। आजकल वही तो दिक्कत है, जो विपक्ष है वो अच्छे वोट नहीं पा रहा। क्यों, काम ही नहीं कर रहा। वो पूरे साल गायब रहेगा, जब वोट आएंगे तब आ जाएगा, भाई हाँ हम भी हैं, हम भी हैं इस दुनिया में, हम भी हैं, हमें वोट दो। क्यों कोई वोट देगा। विपक्ष एक ऐसा विपक्ष होना चाहिए जो अच्छे वोटों से हारा हो, ये नहीं भाई अब 0 वोट पा रहे हैं। ठीक है, तो विपक्ष दल कहलाएगा ही तभी जब वो अच्छे वोट पाएगा। अगर अच्छे वोट पाएगा, जनता में उसका विश्वास है, तो दबाव बना सकता है सत्तारूढ़ दल पर। जब वो दबाव बनाएगा तभी जो है अच्छे लॉज इंप्लीमेंट होंगे। फिर आता है सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा। सफलता के लिए लोकतंत्र की क्या आवश्यक है, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा। दिल्ली में देखो आजकल क्या हो रहा है, छीना झपटी, चाकूबाजी सरेआम हो रही है। क्या ये लोगों की सामाजिक सुरक्षा है? नहीं। इसमें किसको आगे आना होगा, जो पुलिस है या फिर जो सुरक्षा संगठन है, उन सुरक्षा संगठनों को क्या होना होगा, आगे आना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। ठीक है, हालांकि पुलिस हमारा बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन या तो भर्ती कम है, या तो सरकार जो है वो अपने वादों पर खरी नहीं उतर पा रही। लोगों को आर्थिक सुरक्षा नहीं है। कोविड के टाइम पे क्या हुआ, लोगों की जॉब चली गई। क्यों, मनरेगा में जॉब नहीं मिल पाई किसी को, या सरकार ने नई भर्तियाँ नहीं निकाली। अब ऐसा क्यों हो रहा है, यही तो है लोकतंत्र को सफल नहीं होने दे रही हैं। जो लोकतंत्र की सफलता में एक बहुत बड़ा योगदान है सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का, और अगर आप ये प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, इसका मतलब लोकतंत्र की सफलता नहीं हो सकती आपके राज्य में, आपके स्टेट में, या आपकी कंट्री में। फिर आता है लोकतंत्र की सफलता के जो आवश्यक है वो है जनता की भागीदारी। भाई जनता को अपनी भागीदारी को समझना होगा। क्यों, क्योंकि जनता ही है जो सरकार को बना रही है। एट द एंड ऑफ द डे आप ही तो वोट दे रहे हैं, और आपके वोट से सरकार बन रही है। तो आप ऐसा नेता चुनें जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। आप भावनाओं बह के वोट ना दें। आपको देखना है भाई कौन सा नेता वोट दे रहा है, और कौन सा नेता है जो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही दे रहा है, वो काम कुछ नहीं कर रहा, प्रचार करे जा रहा है। तो आपको समझना है, आप दिखावे भरोसा ना करें। जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपको पोस्टर दिख रहा है, हाँ भैया हमारी पार्टी ने काम किया, ये काम किया, वो काम किया। नहीं, आप देखें वो काम हुआ भी है कि नहीं, और आप जो चाहते थे क्या वो आपका लक्ष्य पूरा हुआ। आपने वोट दिया, आपने अपना वोट तो दिया, अब यही सोच लीजिए कि आपकी जो पार्टी आएगी वो आपका काम करेगी। तो जनता को क्या करना है, निष्पक्ष रूप से अपनी भूमिका देनी है। अगर आपकी पूर्ति नहीं हो रही इच्छाओं की, आपको विरोध भी करना है। ये नहीं कि आप शांति से घर में बैठ जाए, नहीं भैया अब पड़ोसी रामू का नहीं हो रहा तो हमारा भी क्या ही होगा। ऐसा नहीं करना। एक निष्पक्ष और ईमानदार वोटर वही है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सके। ठीक है, ये टैगलाइन है भाई, लिख लो, काम आएगी। एक निष्पक्ष और ईमानदार मतदाता वही है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कर सके, जो अपने अधिकारों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई कर सके। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी। अगर नागरिक स्वतंत्र होगा, नागरिक जागरूक होगा, तभी एक अच्छी सरकार बन सकती है और लोकतंत्र को सफलता प्राप्त हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमारा जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग सत्तारूढ़ पार्टी, सत्तावादी के बारे में डिस्कस करेंगे, अथॉरिटेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, और दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कि दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, असमानताएं क्या क्या हैं, और दोनों की तुलना करेंगे आपस में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी।
आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।